जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एटीएस स्टडी पर। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ सामान्य जानकारियां हिंदी व्याकरण के बारे में। तो आज हम सीधा शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला में आने वाले स्वर से। तो सबसे पहले स्वर क्या है? तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु सीधे हमारे मुख से निकलती है, हमारे मुख के किसी अन्य भाग में नहीं टकराती है, तो ऐसे सभी वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार का होता है, जिसमें से पहला स्वर होता है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा प्लुत स्वर होता है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर वह स्वर होता है जिनको उच्चारित करने में बहुत कम समय लगता है, उनको हम हर्ष स्वर कहते हैं। ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, हर्ष स्वर कहलाते हैं। हर्ष स्वर हिंदी वर्णमाला में चार होते हैं, अ, ई, उ और री। इसके बाद हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है कि दीर्घ स्वर वह स्वर जिसको उच्चारण करने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। अगर दूसरी परिभाषा के अनुसार बात करें तो वह स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ आता है। इसके बाद हमारा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? यह संस्कृत के श्लोकों में या किसी भी संगीत के या धुन के आलाप या रोने की आवाज आदि को चिन्हित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम राम का उच्चारण काफी लंबे समय तक करेंगे, तो राम का उच्चारण लंबे समय तक करने के लिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, रा, और फिर बीच में हम एक दो प्लुत स्वर डालेंगे और फिर लिखेंगे मां, तो इसका उच्चारण हो जाएगा राम, यानी कि इसके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगा। तो दूसरी परिभाषा के अनुसार कह सकते हैं कि ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। सभी को एक बार फिर से पढ़ लेंगे कि सब उच्चारण के समय के अनुसार स्वर को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला वर्ग है हर्ष स्वर, वह स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। दूसरी परिभाषा के अनुसार वह स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, हर्ष स्वर कहलाता है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, वह स्वर जिनको उच्चारण करने में हर्ष स्वर का दोगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। दूसरी परिभाषा में अगर हम बात करें तो वह स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। और उसके बाद आता है प्लुत स्वर, वह स्वर जिनका उच्चारण करने में तीन मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे हर्ष स्वर का। जैसे आता है अ से बनने वाले शब्द, तो अ से बनने वाले शब्द में जैसे हम लिख सकते हैं कलम, यानी इसमें किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है, अर्थात उस पर छोटा की मात्रा समझेंगे, कलम। नयन, पवन आदि। यहाँ पर देखिए कि जब आप अक्षरों का उच्चारण करते हैं या जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। इससे कलम एक ही मात्रा का समय लगा, क्या कलम, क्या हमने बोला कलम। तो कलम के उच्चारण में तीनों अक्षरों का उच्चारण हो जाता है, तीनों वर्णों का उच्चारण हो जाता है, लेकिन इसमें समय बहुत कम लगता है। तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा हर्ष स्वर। अब हम इसके बाद देख लेते हैं ई की। यहां पर देखिएगा, यहां पर ई का जो उच्चारण होगा बहुत कम होगा, जिससे किधर, क्या है किधर, फिकर, निकल। यहां पर देखिए जब आप किधर किधर बोलते हैं तो वहां पर का के बाद छोटी ई का जो उच्चारण होता है बहुत कम होता है। कितना होता है? बहुत कम होता है। जैसे किधर, किधर, फिर से उच्चारण करके देखिएगा किधर, तो का पर छोटी की मात्रा का जो समय लगा वो एक मात्रिक समय लगा। ऐसे ही फिकर, निकल, इन सब में बहुत कम समय लगता है, इन मात्राओं के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इनको हम हर्ष स्वर कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं छोटा ऊ का या ऊ का। तो ऊ के उच्चारण में देखिएगा, जैसे
उधर, क्या लिखा, उधर। कुसुम, क्या लिखा, कुसुम। पुष्कर, क्या लिखा, पुष्कर। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि जैसे आपने उ का लिखा तो उ में सबसे पहले क्या लिखा, उधर। तो उधर में उ शब्द का उच्चारण बहुत कम होता है, उ शब्द का उच्चारण बहुत कम होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हर्ष स्वर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, मात्राओं का हम देख लेते हैं। कुसुम, क्या बोला हमने, कुसुम। कुसुम में देखिएगा कि जो छोटा उ का मात्रा यानी कि जो उ का मात्रा है, जो उ का मात्रा है बहुत कम समय के लिए प्रयोग किया गया है, जो उ का मात्रा है बहुत कम समय के लिए प्रयोग किया, जैसे कुसुम, सुमन, पुष्कर, है ना। तो इन सभी शब्दों में जिन वर्णों का प्रयोग किया गया है या जिन मात्राओं का प्रयोग किया गया है उससे लगता है कि ये सब एक मात्रिक हैं, और अगर ये एक मात्रिक हैं तो ये क्या कहलाएंगे, हर्ष स्वर कहलाएंगे। अब हम कुछ उदाहरण बताएंगे दीर्घ स्वर का, ठीक है, कुछ उदाहरण बताते हैं दीर्घ स्वर का। तो दीर्घ स्वर में कैसे उदाहरण आएंगे, देखिएगा दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। अब यहाँ पर देखिएगा दो शब्द यहाँ पर छूट रहे हैं, एक अंग और एक आहा। जो पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि अंग को कहते हैं अनुनासिक और आहा को कहते हैं विसर्ग। इतना समझ में आया, तो वो दोनों अलग हो गए। अब फिर बात करते हैं हम यहाँ पर दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर में सबसे पहले आता है आ। तो यहाँ पर देखिएगा हम स्वर का भी प्रयोग करेंगे, हम स्वर का भी प्रयोग करेंगे और उसके मात्रा का भी प्रयोग करेंगे। तो जैसे आम, क्या लिखा, आम। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसमें केवल अ लिख दे तो ये हो जाता अम। अब अम में आ का उच्चारण बहुत कम होता है, लेकिन जब यहाँ पर हमने बड़ा आ यानी कि आ लिखा तभी उसका उच्चारण ज्यादा हो जाता है, आम। क्या हो जाता है, आम। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसका मात्रा लगाते हैं, तो देखिए ये अभी क्या लिखा हुआ है, कम। क्या लिखा हुआ है, कम, यानी कि दोनों को उच्चारण में बहुत कम समय लगा है, अर्थात इसमें हर्ष स्वर का प्रयोग किया गया है। लेकिन जैसे ही हम का पर मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं, का पर आ की मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं, अब ये हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा, काम। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, नाम। क्या हो जाएगा, नाम। फिर क्या हो जाएगा, शाम, है ना। अब इसके बाद में बड़ी की मात्रा यानी कि ई की मात्रा का प्रयोग देख लेते हैं। तो ई की मात्रा का प्रयोग कैसे, यहां पर देखिए जब लिखा था किधर तो ई का उच्चारण बहुत कम हुआ, लेकिन अब हम यहां पर लिख देते हैं चील। क्या लिखा हमने, चील। अब यहां पर जब आप चील का उच्चारण करेंगे तब देखेंगे, जब आप चील का उच्चारण करेंगे तब आप देखेंगे कि ई शब्द का उच्चारण, ई शब्द का उच्चारण द्विमात्रिक, ई शब्द के उच्चारण में द्विमात्रिक समय लगा है, ई शब्द के उच्चारण में द्विमात्रिक समय लगा है, इसलिए यह दीर्घ स्वर में आता है, चील। इसके बाद हम लिख सकते हैं कील। क्या लिखेंगे, कील। इसके बाद नीलम। क्या लिखेंगे, नीलम। इन शब्दों का उच्चारण जब आप करेंगे तो देखेंगे यहां पर ई शब्द का जो उच्चारण होगा वो द्विमात्रिक होगा, ई शब्द के उच्चारण में जो समय लगेगा वो द्विमात्रिक समय लगेगा, इसलिए ये सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप सारे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं पुलिस स्वर में। आपका एक एग्जाम्पल हो गया राम। वैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं राम, लेकिन अगर कहीं हमको तेज आवाज में या अलाप के साथ कहना है तो हम कहेंगे राम। तो राम जब हमने कहा तो बीच में हमने प्लुत स्वर डाल दिया और इनका उच्चारण त्रिमात्रिक होता है, इसलिए यह प्लुत स्वर कहलाते हैं। यानी कि प्लुत स्वर का जो उच्चारण होता है वो त्रिमात्रिक होता है। तो जब हम अलाप का प्रयोग या रोने की आवाज को इंगित करते हैं तब हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब यह हो गया आपका उच्चारण में लगे समय के अनुसार। क्या हो गया, उच्चारण में लगे समय के अनुसार स्वर का विभाजन। अब हम पढ़ेंगे मूल विभाजन इनका क्या होगा, यह उच्चारण के रूप में इनका विभाजन क्या होगा। तो उच्चारण के अनुसार इनका जो विभाजन होगा वो दो प्रकार से होगा, मूल भेद के अनुसार या उच्चारण के अनुसार। जो ये क्या था, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, और यहाँ पर होगा उच्चारण के अनुसार या मूल भेद के अनुसार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुनासिक और एक होता है निरानुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं, वह स्वर जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग किया जाता है। वह स्वर जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग किया जाता है वह अनुनासिक कहलाते हैं। और वह स्वर जिनके उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है, वह स्वर जिनके उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है, निरानुनासिक कहलाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि ये जो आपका निरानुनासिक जितने भी स्वर होंगे उन सब पर हम चिन्ह बिंदी का प्रयोग करके सबको अनुनासिक के रूप में बदल सकते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं सबको
बिंदी का प्रयोग करके या चंद्रबिंदु का प्रयोग करके हम उसको अनुनासिक में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां पर हम लेते हैं आ को अनुनासिक रूप हो जाता है अंग। तो जैसे हमने लिखा गवार, क्या लिखा? गवार। अब गवार में हम गा के ऊपर चंद्रबिंदी बना देंगे, यानी यहाँ पर छोटा की मात्रा आ की मात्रा है, यहाँ पर हमने चंद्रबिंदी बना दिया, ये गंवार हो गया। अगर हम इसको नहीं बनाते हैं तो ये गवार रहता है। ठीक है। अब ये क्या है? आ है, जिसको बड़ा आ बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? देखिए दोनों जगहों पर हम लिख देते हैं। ये भी लिखा हुआ है कहा और ये भी लिखा हुआ है कहा, और ये जो हा शब्द है इस पर बड़ा आ का मात्रा आ रहा है। अब हम बड़ा के मात्रा पर अगर हम चंद्रबिंदु का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि जब कहा का उच्चारण करेंगे तो नाक का प्रयोग नहीं होगा, और कहाँ का उच्चारण करेंगे तो नाक का प्रयोग होगा। ऐसे ही हिंदी में जितने स्वर होते हैं सभी स्वरों को हम अनुनासिक के रूप में बदल सकते हैं, सभी स्वरों को हम अनुनासिक के रूप में बदल सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि कहाँ पर हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर बिंदी का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर बिंदी का प्रयोग करेंगे। तो जब कोई भी होगा, कोई ऐसा शब्द होगा जिस पर ऊपर की तरफ कोई मात्राएं नहीं होंगे, जैसे ये कहाँ पर भी और गंवार पर ऊपर की तरफ कोई मात्रा नहीं है, तो आप यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे। और जब ऊपर कोई मात्रा आ जाती है, जैसे यहाँ पर देखिएगा वा पर छोटी की मात्रा आ गई है, तो यहाँ पर केवल बिंदु का प्रयोग किया गया है। अगर मान लो आपको लिखना है तो ये अभी है लिखा हुआ है, और है लिखने के लिए यहाँ पर हम केवल बिंदी रखेंगे, हम चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको स्वर से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको स्वर से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।